हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मिनी है और आज की वीडियो है हाउ टू ट्रैवल विद अ बेबी ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना कैन बी चैलेंजिंग, बट विद सम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आप इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा मैनेजेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लंबी फ्लाइट्स एंजॉय करने लग जाएंगे बच्चों के साथ, बट स्टिल थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। मैंने अपने रीसेंट ट्रैवल से कुछ टिप्स नोट की हैं और मेरे लिए क्या टिप्स काम करी क्या नहीं करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने कैसे मैनेज किया अपने बच्चे के साथ। मेरी बेटी 1.5 साल की है करीब। जब हमने ट्रैवल किया तो वो 14 मंथ्स की थी और दिसंबर में ट्रैवल किया हमने लास्ट टाइम कनाडा से इंडिया, और हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी और हम करीबन 2 दिन तक सफ़र में थे। तो 2 इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट्स, बीच में ले ओवर और यहाँ से मॉन्ट्रियल का रास्ता, आगे रोड ट्रिप, तो वो सब कैसे मैनेज किया मैंने। ट्रैवल से कुछ टिप्स वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली तो ये चीज़ कि ज़्यादातर कहते हैं कि ओवरनाइट फ़्लाइट बुक करनी चाहिए और आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करें, बिज़नेस क्लास बुक कर लें, फ़र्स्ट क्लास बुक कर लें, उससे सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं ऐसी कोई भी टिप नहीं दूंगी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप के बारे में बात करना चाहूँगी कि आप चाहे ओवरनाइट फ़्लाइट बुक कर लें, बट जब सफ़र करते हैं तो बच्चे का स्केड्यूल गड़बड़ हो जाता है। कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सोएगा ही सोएगा फ़्लाइट में। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करवाएं और बिज़नेस क्लास टिकट ले लें, फ़र्स्ट क्लास ले लें, उससे इजी हो जाएगा सफ़र। मैं प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूँगी। आप चाहे डायरेक्ट फ़्लाइट आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है वाया के कंपैरिजन में। तो आप दोनों में से जो आप अफोर्ड कर सकें और जिस टाइम की आपको अच्छी फ़्लाइट मिल रही है वही बुक करवाएं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का स्केड्यूल मैनेज करें, बजाय कि दी अदर वे अराउंड कि बच्चे का स्केड्यूल जो है उस टाइम पे आप चूज़ कर करके फ़्लाइट बुक करवा रहे हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट और बच्चा सोने के लिए तैयार होगा। आपको स्केड्यूल बच्चे का मैनेज करना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट जाते टाइम पे सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप खुद भी तैयार हो रहे हैं, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही लेयरिंग में आप कपड़े पहने। आप जैसे 3-4 लेयर्स वाले कपड़े पहने, कोई मतलब हल्के हल्के कपड़े ही, क्योंकि बहुत जगह टेम्परेचर वैरी करेगा। आप यहाँ पर जैसे हम कनाडा में हैं, जब हम चले तो -17 -18 ऐसा कुछ टेम्परेचर था एयरपोर्ट में। वहाँ पर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर जैसा कंट्रोल किया होता है उन्होंने। एयरक्राफ्ट में कभी गर्मी लगती है कभी ठंडी लगती है। और जब हम दुबई पहुँचे तो वहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही थी और इंडिया पहुँच के फिर माइल्ड सा वेदर हो गया। तो उस टाइम पे आप कितनी बार कपड़े बदलेंगे? तो इसलिए कोशिश करें हल्के हल्के 3-4 लेयर जैसा। ऐसा छोटा सा आप एक कोई टी शर्ट शर्ट और उसके ऊपर थोड़ी सी एक स्वेट शर्ट, जिपर, और अगर जैकेट कैरी करनी है वो। इंडिया में अगर आपको कनाडा में ठंड की आदत है तो इंडिया में आपको कोई हैवी जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हुडी या स्वेट शर्ट्स में ही काम चल जाएगा सर्दियों में, दिसंबर जैन में, नॉर्थ इंडिया में, सॉरी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहीं का है। जो दिल्ली में ठंड होती है उसमें आपका हुडी या स्वेट शर्ट में काम चल जाएगा। सेम बच्चे को भी उसी तरीके से 2-3 लेयर वाले हल्के हल्के से कपड़े पहनाएं ताकि आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको बदल सकें। जब भी आपकी फ़्लाइट है उससे करीब मिनिमम 3 घंटे पहले पहुँचें एयरपोर्ट पे बच्चे के साथ। 3 घंटे सुनने में ज़्यादा लग रहा है, बट 3 घंटे बहुत आसानी से निकल जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर चेक इन करना, सिक्योरिटी और बच्चे के साथ और 4 काम होते हैं बोर्डिंग के टाइम पे। तो 3 घंटे बहुत ही ठीक रहते हैं। तो अब एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ पर आपको कैसे मैनेज करना है, आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं। या फिर तो आप बेबी कैरियर जो स्ट्रैप ऑन हो जाता है वो कैरी कर सकते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पे बच्चे को उठा के चलने के लिए। वो इजी भी रहता है अगर लाइट वेट बच्चा है और आपको आदत है ऐसे चलने की, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रोलर और कार सीट की जो बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं स्ट्रोलर और कार सीट दोनों लेकर गई थी, जिसमें कार सीट डिटैच हो जाती है स्ट्रोलर से, वो वाली।
तो वो 2 एडिशनल आइटम्स बन गई थी। बट मोस्टली एयरलाइंस जो होती हैं वो आपको फ्री में चेक इन करने देती हैं चेक बैगेज के साथ, ये स्ट्रोलर और कार सीट, और उसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं। बट फिर भी आप एक बार ट्रैवल करने से पहले अपनी एयरलाइन को फ़ोन करके ज़रूर पूछो कि आप ले जा सकते हैं और वो चेक इन में जाएगा या फिर वो गेट चेक इन होगा। तो चेक बैगेज जो है वो तो चेक इन काउंटर पे ही आपसे ले लेते हैं, लेकिन स्ट्रोलर और कार सीट के लिए वही आपको बता देंगे। एक और अलग काउंटर था दोनों एयरपोर्ट पे, मॉन्ट्रियल में भी और दिल्ली एयरपोर्ट पे, दोनों जगह हमने पहले अपना बैगेज सबमिट कराया चेक इन काउंटर पे जो एयरलाइंस का होता है, फिर उन्होंने थोड़ी सी दूर के लिए एक और काउंटर बताया, वहाँ पर आपका स्ट्रोलर और कार सीट वो ले लेंगे और फिर वापस आपको वहीं पर मिलेगा आपकी डेस्टिनेशन पे, वो भी एक अलग काउंटर से ही मिलेगा आपको। तो ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पहले ही चेक इन कर दें, या फिर अगर आप बच्चे को स्ट्रोलर के बीच में ही एयरपोर्ट में रखना चाहते हैं तो आप उसको गेट चेक इन भी कर सकते हैं। जब आपने कार सीट या स्ट्रोलर चेक इन किया है तो एक चीज़ पहले प्रैक्टिस कर लें। उससे पहले आप मेक श्योर आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रोलर कैसे फोल्ड होता है, कैसे अनफोल्ड होता है, कैसे कार सीट निकलती है, उसका बेस कैसे लगता है, अगर बेस के बिना कार सीट आपको टैक्सी में लगानी पड़ती है वो बेल्ट कैसे लगानी है। तो इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं ताकि उस वक्त आपको अगर मतलब आप ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हैं तो आप पैनिक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत रश होता है वहाँ पर और आपके माइंड में भी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। तो पहले मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें आपको आती हों। इसके अलावा कुछ लोग ट्रैवल स्ट्रोलर भी यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट वेट होता है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ है, वो फोल्ड हो जाता है और आप उसको अंदर तक ले जा सकते हैं एयरक्राफ्ट में और वो ओवरहेड बिन में फिट हो जाता है। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा स्ट्रोलर नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैंने कैरियर ही यूज़ करना था, इसलिए मैंने ट्रैवल स्ट्रोलर नहीं लिया, और हम कोई बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी नहीं करते तो इसलिए मैंने ट्रैवल स्ट्रोलर नहीं लिया। आप चाहे तो ये ऑप्शन भी अच्छी रहती है, ये ले सकते हैं। अगर आप बेबी को ऐसे बेल्ट में बांध के ले जाते हैं अपने साथ कैरियर में, तो आप सिक्योरिटी चेक में उसी तरीके से निकल सकते हैं, तो आपको वो बहुत आसान रहता है। हमने स्ट्रोलर को पहले ही बैगेज में चेक इन करवा दिया था और कैरियर ही साथ में, बेबी की बेल्ट ही साथ में रखी थी, तो और सिक्योरिटी चेक एक बार रॉबिन ने ऐसे करवा लिया था, तो काफ़ी इजी रहता है। नेक्स्ट चीज़, जब चेक इन हो जाता है, आपने बैगेज दे दिया अपना सारा, उसके बाद सिर्फ आपके पास कैबिन लगेज और एक डायपर बैग बच्चे का वो रह जाता है, और बच्चा है आपके पास। स्ट्रोलर या तो आपने चेक इन में दे दिया है या फिर आपके पास है, तो आपके पास यही सामान रहता है। तो बोर्ड करने से पहले जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें कोशिश करें कि बच्चे को ना सोने दें, उसमें कोशिश करें कि उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखें, भागने दें, उसको भागना है, खेलना है, जो करना है वो करने दें, क्योंकि एक तक खुला स्पेस होता है एयरपोर्ट पे, तो बच्चा अपनी सारी एनर्जी क्या है एग्जॉस्ट कर लेगा, तो उसके बाद आपको थोड़ी आसानी होगी। किसी किसी एयरपोर्ट पे मैंने देखा है प्ले एरियाज भी थे, ऑनलाइन देखा, यहाँ पर तो नहीं मिला हमें दिल्ली में और मॉन्ट्रियल में, लेकिन किसी जगह होते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर प्ले एरिया है तो बच्चे को उसमें खेलने दें। अब बोर्डिंग करते टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर एयरलाइंस आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग देते हैं, बच्चे के साथ आप पहले ही बोर्ड कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, डिपेंड कि आपका बच्चा किस स्वभाव का है। तो हमने प्रायोरिटी बोर्डिंग इसलिए की क्योंकि 1 घंटा तक मिल जाता है, तो उसमें ओवरहेड बिन में भी स्पेस आपको मिल जाता है। आप जैसे आपके पास सामान है, आपको वो सामान आप रख देंगे, बच्चे को सेटल कर देंगे, और जब तक बाकी लोग बोर्ड करेंगे और टेक ऑफ का टाइम होगा, आपने थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लिया होगा बच्चे के साथ, उसको कोई पानी, स्नैक जो भी चाहिए वो सब दे देंगे, और टेक ऑफ के टाइम पे आप बिल्कुल रेडी होंगे और बच्चा होपफुली सोने के लिए तैयार होगा, अगर पहले बहुत ज़्यादा खेला है तो। नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये होती है, कुछ लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल एंड में बोर्ड कीजिए, एकदम लास्ट कॉल जब तक आ रही है तब तक। उसमें क्या है कि कुछ बच्चे जैसे स्टिल नहीं बैठ पाते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट में, तो
आपको ये फ़ायदा होगा, आप बिल्कुल एंड तक वेट करें और जब लास्ट कॉल चले और उस टाइम पे आप बोर्ड करें ताकि टेक ऑफ हो एंड यू आर रेडी। तो आपको देखना है, आपको अगर ओवरहेड बिन में स्पेस नहीं चाहिए है अपने लगेज के लिए, ज़्यादा लगेज नहीं है, तो आप एंड में बोर्ड कीजिए। तो उसमें मेक श्योर आप एक बार डायपर चेंज कर दें, बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत पानी पिला दें, खाना खिला दें और उस टाइम पे फिर सबसे एंड में बोर्ड करें। तो ये दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आपको मालूम होता है पहले से कि आपका बच्चा बैठ सकता है आधा घंटा या नहीं बैठ सकता। तो हमने पहले बोर्ड किया और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने सारा लगेज इधर उधर जहाँ जहाँ सेट करना था, कैबिन लगेज, वो सेट कर दिया। मैंने बीबा को थोड़ा बहुत कोई स्नैक खिला दिया, पानी पिला दिया। फिर फ़्लाइट अटेंडेंट आके आपको बेल्ट दे देते हैं बच्चे को। आपको अगर बच्चे की अलग से सीट नहीं है तो आपको अपनी लैप में ही बच्चे को बिठाना होगा और एक एक्सटेंशन मिलती है बेल्ट की, वो आपको अटेंडेंट सिखा देती है कैसे लगानी है। तो आप उसको बच्चे को लैप में लेकर ही बैठेंगे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। तो अब बात करते हैं, एक बार तो जब टेक ऑफ हो गया तब तो बच्चा आपकी लैप में ही होता है, लेकिन जब सोने का टाइम आता है तो आप जैसे आप जल्दी एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बैसिनेट्स अवेलेबल होते हैं एयरक्राफ्ट में। तो वो इकोनॉमी क्लास में डिटैचेबल से बैसिनेट लाकर देते हैं, इतने इतने होते हैं, उसमें लिमिट होती है वेट की, एज की, हाइट की। तो वो आप चेक करें, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमने वो बैसिनेट बुक भी करवा दिया, हमें मिल गया। वो बल्क हेड सीट होती है जो 4 इकट्ठी सीट होती हैं, उसके आगे 2 बैसिनेट लगे होते हैं, तो वो हमने बुक करवा दिया। लेकिन वो टिप फेल कैसे हो गई, क्योंकि जब वो बैसिनेट हमने मांगा उन्होंने मना कर दिया। बीबा 2 साल से नीचे की एज है, वो क्राइटेरिया मीट होता है। उसका जो वेट था वो भी अंडर 12-13 चाहिए था, वो भी उसी के अंडर था, लेकिन उसमें हाइट बीबा की थोड़ी ज़्यादा थी। तो वो जो मेजरमेंट थे वो बोलते कि इसमें हम नहीं बच्चे को लेटने दे सकते। जबकि मैंने रिक्वेस्ट भी किया जो कि सही नहीं था, उनके जो रूल्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वो बैसिनेट हमें नहीं दिया। तो बैसिनेट बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो चीज़ें आप पहले चेक करें। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आपको बैसिनेट दे देते हैं, जब बच्चा सोना चाहे तो उसके बीच में आप सुला सकते हैं। तो ये तो बात है अगर आपने सीट बुक नहीं करवाई है बच्चे की। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तो ऑफ कोर्स आप अपनी उसको सीट पे ही बिठाएंगे, या फिर आप कार सीट भी एयरक्राफ्ट के अंदर तक ले जा सकते हैं। वो एक फ्लाइंग अप्रूव्ड कार सीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल्स और एंटरटेनमेंट की। एसेंशियल्स में तो क्या है, आप एक डायपर बैग लेकर ही जाते हैं बच्चे का, तो उस डायपर बैग को पैक इस तरीके से करें कि उस डायपर बैग में ही एक छोटा सा पाउच पैक करें जिसके अंदर सिर्फ 2-4 डायपर्स हों और वाइप्स हों, ताकि आप जब चेंज करना है बच्चे का डायपर, वॉशरूम में उसको लेकर जाना है, ऑलरेडी बहुत छोटे वॉशरूम होते हैं फ्लाइट में, तो आपको वो पूरा डायपर बैग कैरी नहीं करना पड़ता। आप छोटा सा वो पाउच निकाल के वही लेकर जाएं, पूरा डायपर बैग ना लेकर जाएं, तो वो इजी रहता है। मैं एक अलग से वीडियो में दिखा दूंगी कि मैंने डायपर बैग किस तरीके से पैक किया था 2 दिन के सफ़र के लिए। तो ये तो डायपर्स हो गया। उसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें पैक करनी होंगी बच्चे के लिए, जैसे उसका खाना, प्रॉपर मील वाला खाना फ़्लाइट में आपको देते हैं, वो प्योरेज देते हैं या फिर बेबी मील देते हैं, पर डिपेंड कि वो आपके बच्चे को अच्छा लगे या ना लगे। बट रेगुलर बेसिस पे जो घर पे आप देते हैं बच्चे को खाने के लिए, वो आप पैक करके ले जा सकते हैं। और फ़्लाइट में फॉर्मूला भी आपने पैक किया होगा बैग में, हॉट वाटर भी एक थर्मस में पैक करके लेकर जाएं, या फिर आप अटेंडेंट से मांग सकते हैं, वो आपको वाटर बॉटल दे देंगे, गर्म भी करके दे देंगे। बहुत सारे स्नैक्स, होममेड स्नैक्स प्रेफरेबली वो लेकर जाएं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको देती रहनी पड़ेंगी, और हाइड्रेशन अपना भी और बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फुली हाइड्रेटेड हैं और अच्छा फील कर रहे हैं तभी, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तभी आप अपनी फैमिली का रख पाएंगे। तो अपने लिए भी स्नैक्स, पानी, सब कुछ आप अच्छे से खाएं पिएं फ़्लाइट में। उनका फ़्लाइट का खाना अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, नहीं तो अपने घर से पहले तैयारी करके चलें, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा फ़्लाइट में। आपको अच्छा मूड रहेगा, आपका भी बच्चे का भी। तो बच्चे का पानी भी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसको देते रहें।
और ये तो खाने पीने की और एसेंशियल की बच्चे की बात है। साथ में एक एक जो आप कैबिन लगेज पैक कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स अपने अपने पार्टनर के लिए ज़रूर रखें। ऐसा हो सकता है कि आप पे कुछ गिर जाए, क्योंकि छोटा बच्चा आपके साथ है, तो आप पे अगर कुछ गिर जाए तो आप एटलीस्ट वो चेंज कर सकते हैं कपड़े। तो एक एक सेट ऑफ क्लोथ्स अपने रखें। डायपर बैग में तो आप रखेंगे ही बच्चे के लिए एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स, सॉक्स, ये सारी चीज़ें तो आपको रखनी होंगी एसेंशियल्स। और साथ में आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। हमसे नहीं पूछा बट वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि उनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले। तो आप बच्चे का प्रूफ रखें। आप पेरेंट्स हैं, साथ में कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी आपको काम आएगा। तो अगली टिप है एंटरटेनमेंट की, कि बच्चे को एंटरटेन कैसे करेंगे फ़्लाइट में। तो आप छोटा मोटा टॉय लेकर जाएं, एक कोई न्यू, ज़रूरी नहीं है महंगा टॉय हो, छोटा मोटा कोई भी एक लेकर जाएं ताकि उसका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पास हो जाए। और कुछ कार्ड्स लेकर जा सकते हैं, स्टिक ऑन टेप्स, बहुत सारे आपको रील्स इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मिल जाती हैं देखने के लिए कि कैसे बच्चे को फ़्लाइट में एंटरटेन करें वो। और उसके अलावा जो मैं एक बात कहने वाली हूँ वो शायद सबको नापसंद में आए, वो है स्क्रीन टाइम को लेके। जैसे सबके घर में अपने रूल्स होते हैं, फ़ोन टीवी बच्चे को दिखाना है नहीं दिखाना है कितने टाइम तक, लेकिन ट्रैवल के टाइम में फ्रैंकली वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इतना परेशान हो रहा होता है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा उसको फ़ोन दिखा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक मेरा बहुत पुराना फ़ोन था, उसके बीच में यूट्यूब में कुछ वीडियोस डाउनलोड कर ली 4-5, और वो उससे उसका काफ़ी टाइम पास हो गया। तो मैंने स्क्रीन टाइम को इतना ज़्यादा कोई वैसे नहीं किया कि नहीं फ़ोन दिखा सकते हम, फ्लाइट में चलता है, ट्रैवलिंग के टाइम पे सब चलता है। इस अगर आप ऐसा करेंगे आपको थोड़ा मेंटल ब्रेक मिल जाएगा, बच्चा थोड़ा फ़ोन देख लेगा, टाइम पास हो जाएगा आधा एक घंटा उसका, और आपको ब्रेक मिल जाएगा। आप अच्छे से खाना एटलीस्ट खा सकते हैं एक एक करके और उसके बाद होपफुली बच्चा सो जाए। अब नेक्स्ट चीज़ है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे मेक श्योर आप बच्चे को कुछ ना कुछ खिला पिला रहे हैं, या आप फीड करा सकते हैं बच्चे को, बॉटल दे सकते हैं, पैसिफायर, या फिर एटलीस्ट बच्चा कुछ च्यू करता रहे, कुछ खाए, ताकि उसको फिर वो हेल्प हो जाएगा एयर प्रेशर में, तो बाद में कानों में उसके दर्द होने के चांसेस कम हैं। तो मेक श्योर उस टाइम पे जब टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रहा है, आप बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए दे दे ताकि वो कुछ च्यू करता रहे, उसका मुंह चलता रहे। अब अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, अगर कहीं लेओवर है, स्टॉप ओवर है, तो आप कोशिश करें आप लाउंज का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर तो 3 घंटे का ही लेओवर है, 3-3.5 घंटे का, वो टाइम तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डी बोर्ड करेंगे, बोर्डिंग 1 घंटा पहले शुरू हो जाती है, उससे पहले आप बच्चे को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, बॉटल देंगे, ये सारी चीज़ों में टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम है स्टॉप ओवर में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाउंज ज़रूर लें। आजकल सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ऑलमोस्ट फ्री में ही लाउंज एक्सेस देती हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से चेक करें कि आपको उसमें कौन सा लाउंज मिल सकता है। बहुत इजी एक्सेस होता है, बहुत इजी चेक इन हो जाता है, वहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी होती है, आपको एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, खाना पीना भी वहाँ पर फ्री ही होता है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने एक साइड में किया था, वापस इंडिया से कनाडा वापस आते टाइम पे दुबई में हमारा 8-10 घंटे का आई थिंक लेओवर था। तो उस टाइम पे हमने लाउंज का यूज़ किया था और बहुत वो हेल्प किया था, उसकी वजह से हमें टायर्डनेस भी कम हुई थी। अब जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको कार सीट के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, बहुत ज़्यादा आदत होगी, क्योंकि आप उसके बिना बच्चे को नहीं ले जा सकते कहीं पर। मैं कार सीट इंडिया मेरा ले जाने का यही पर्पस था कि एक तो सेफ्टी ऑफ कोर्स, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को आदत भी रहती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने
जो हमसे पहले इंडिया गए थे, उन्होंने बताया था कि 1-2 महीने जब इंडिया में रह जाते हैं बच्चे, कार सीट के बिना वापस यहाँ पर आकर नहीं बैठते, उनको ट्रांजिशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी इतनी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं वहाँ से आके। हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। वहाँ अब इंडिया जाते हैं तो बच्चा अपने क्रिब में, ऐसा कोई वहाँ पर क्रिब नहीं है कि अलग से सुलाएं, तो बीबा हमारे साथ ही सो रही थी। तो वापस आके 1.5 महीने के बाद इतनी हमें प्रॉब्लम हुई उसको वापस से आदत डालने के लिए क्रिब की। तो वो मैं कार सीट के साथ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको कार सीट बहुत अच्छी लगती है, उसको नींद भी आ जाती है उसमें। तो उस चीज़ में मे बी आई एम लकी कि वो कार सीट में अच्छे से बैठती है। अगर आपका बच्चा नहीं भी अच्छे से कार सीट में बैठता, उसको नहीं पसंद है यहाँ पर, आई वुड रेकमेंड आप ज़रूर कार सीट इंडिया लेकर जाएं। एक तो सेफ्टी रहती है, यस। सेकंड चीज़ ये है कि उसको आदत बनी रहेगी और आपको वापस आके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ से, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। हम, जैसे मैंने बताया कि हम 2 दिन के लिए सफ़र में थे, तो हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ ऑटवा से मॉन्ट्रियल तक कार में गए, टैक्सी में। हमने एक कार रेंटल करी थी, रॉबिन के फ्रेंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था वहाँ पर, और उसमें कार सीट यूज़ हुई। और वहाँ जाके एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुँच गए। वहाँ पर हमने बैगेज चेक इन में ही कार सीट और स्ट्रोलर दे दिया और बेल्ट में बीबा को कैरी किया, और बाकी टाइम उसने वहाँ पर खेल लिया एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट थी पहली 13-14 घंटे की करीब शायद, मैं भूल रही हूँ अभी, आई थिंक 12 घंटे की थी, तो कुछ ऐसा 12 से 14 घंटे के बीच में मॉन्ट्रियल से दुबई तक की फ़्लाइट थी। और उसमें जैसे कैसे हमारा टाइम निकल गया, यही थोड़ी देर सोना, फिर खाना पीना, थोड़ा प्ले, थोड़ा स्क्रीन टाइम। कभी मैंने उसको पकड़ लिया, कभी रॉबिन ने पकड़ लिया, उसको थोड़ा बहुत घुमा दिया फ़्लाइट में। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट करना पड़ा। वो बहुत लंबी फ़्लाइट थी। उसके बाद 3 घंटे का करीब स्टॉप ओवर था दुबई में। उसमें हमने लाउंज नहीं लिया, क्योंकि 3 घंटे का टाइम बहुत आसानी से निकल गया। क्योंकि उसको पहले हमने उतरते ही उसको डायपर चेंज किया, कपड़े चेंज किए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, इन सारी चीज़ों में, और 1 घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत टायरिंग था सफ़र, लेकिन ऐसे ही करना होता है, यहाँ से इंडिया जाना है तो ऐसे ही करना होगा। और उसके बाद थोड़ी छोटी फ़्लाइट थी, आई थिंक 4 घंटे की फ़्लाइट थी दुबई से दिल्ली तक की, वो भी निकल गई। अब दिल्ली जब हम पहुँचे उस टाइम पे दोपहर का टाइम था, लेकिन हमें शाम हो गई। वहाँ एक गुड़गांव वाला एरिया जो है वहाँ से निकलते, और हमने वहाँ से सीधा हमारे इन लॉज के घर जाना था। तो करीब 8-10 घंटे का रास्ता होता है, हमें ब्रेक्स के साथ शायद 8 घंटे लगे थे। बहुत ही फास्ट टैक्सी ड्राइवर था वो। तो उस सफ़र में भी बीबा इतनी टायर्ड थी, एंड मुझे वक्त तब जाके लग रहा था कि कितना अच्छा डिसीजन रहा। अगर मैं कार सीट नहीं लेकर आती तो बीबा गोदी में इतनी देर नहीं सोती है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस वक्त सोती रही। वो दिल्ली से अजमेर के सफ़र में तो वो उसकी थकावट थोड़ी सी कम हो गई। हम बहुत लेट नाइट पहुँचे थे, लेकिन जेट लैग और ये सारी थकावट की वजह से वो घर जाके थोड़ी देर खेली और उसके बाद फिर सो गई। तो उसका जेट लैग क्या है, वो उसी में ही पूरा हो गया, दिल्ली से लेकर अजमेर, और फिर वो एक रात की नींद में। तो कार सीट ज़रूर लेकर जाएं, यही मेरा कहना है इस बारे में। और उसके अलावा जब अगर आप इंडिया में, अगर आपका इंटेंशन है वहाँ पर ट्रैवल करने का, छोटी छोटी दूरी में तो शायद ना काम आए, लेकिन बड़ी दूरी में ज़रूर काम आएगी। मेरे पेरेंट्स पानीपत में रहते हैं, तो अजमेर से पानीपत का सफ़र भी बाय रोड बहुत लंबा है। तो उस टाइम भी मुझे कार सीट का इस्तेमाल मतलब करना पड़ा, और वो मोस्टली रास्ते में सो जाती थी कार सीट में। तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होती थी। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आपको भी लगता है आप एंजॉय करें। अगर बच्चा आपकी गोदी में बैठा है, और इतना छोटा बच्चा है, वो इतने चंचल होते हैं, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, कभी कुछ गिरा रहे हैं, कभी कुछ, तो आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है आप कार सीट ज़रूर लेकर जाएं। अब सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो चाहिए होगी ट्रैवल करते टाइम बच्चे के साथ, वो है बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस। आप वैसे ही बच्चे के साथ बहुत पेशेंट हो जाते हैं, छोटे बच्चे के साथ, लेकिन ट्रैवल टाइम पे आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे जैसे हैं, आई लाइक टू प्लान थिंग्स, तो मुझे प्री प्लानिंग
करके मैं चलती हूँ, कहीं भी जाना होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती। मुझे घर पे और लोकली ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दूर का ट्रैवल में प्लानिंग ज़्यादा होती है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चे के साथ कुछ भी स्केड्यूल में नहीं चलेगा, ना ही बच्चा वैसा खाना पीना खाएगा जैसे घर पे खाता है, वैसा सोएगा भी नहीं। टैंट्रम्स भी अलग होते हैं, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए होगी, बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कई बार आपके प्लान कैंसिल भी हो जाएंगे आपके, जब आप ट्रैवल करेंगे इंडिया बच्चे की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जैसे देखा है बच्चे वहाँ जाके थोड़ा सा हवा पानी बदलता है तो बीमार हो जाते हैं। बीबा भी 2 दिन के लिए थोड़ी सी ऐसे मतलब लो फील करने लग गई थी, उसका स्टमक अपसेट हो गया। 2 दिन में उसने रिकवर कर लिया। तो उस चीज़ में आप अगर सब कुछ एकदम टू द डॉट प्लान करके चलते हैं और तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके प्लान डिले भी होंगे, कैंसिल भी होंगे, तो बहुत फ्लेक्सिबल रहें, बहुत पेशेंट रहें और तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। आपको लेट गो करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी सीखा है अभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके बच्चे के साथ। पहले बात और होती थी, पहले मैं सारी चीज़ें प्लान करके चलती थी कि हाँ मैं इतने दिन ये करूँगी, मैं इस दिन यहाँ पर जाऊँगी। पर इस बार मुझे बीबा के हिसाब से सब कुछ करना पड़ा। जब वो नहीं ठीक थी तब वो हम कहीं नहीं गए, जब वो ठीक थी तब हम गए। कभी लेट हो जा रहे हैं तो इसलिए बच्चे के साथ थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। और आपको अगर अपना ट्रैवल अच्छा करना है तो बहुत बहुत पेशेंस लेकर जाएं, बहुत फ्लेक्सिबल रहें बच्चे के साथ। तो ये मेरे सारे टिप्स हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, थोड़े दिनों में आ जाएगी वो वीडियो, जिसमें मैं डायपर बैग आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने पैक किया था और क्या क्या स्नैक्स कैसे आप पैक कर सकते हैं अपना थोड़ा सा ट्रैवल को मैनेजेबल करने के लिए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। Yay!